दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष मेहमान प्रोफेसर संपत सिंह हैं। प्रोफेसर संपत सिंह जिसका एक राजनीतिक कैरियर है, नैतिकता का, बुद्धिजीवी का और अपनी बेबाकी से बात रखने का। कल उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है और कांग्रेस छोड़ते हुए जो उन्होंने इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है, वो जरूर आप सबको पढ़ना चाहिए। उसमें जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं कि किस तरह से कांग्रेस गर्त में जाती जा रही है, गुटबाजी कांड जाती जा रही है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा सवाल है सर, जब आप राजनीति में आए, किन मूल्यों के साथ आए थे आप राजनीति में? कब से राजनीतिक शुरुआत की? क्योंकि आप तो पॉलिटिकल के शायद प्रोफेसर थे, हाँ, लेक्चरर थे। तो मूल्य क्या थे जब आप आए? मैं सवाल ये है कि ताकि हम राजनीति को हम समझ पाए कि एक व्यक्ति पार्टियां क्यों बदलता है, क्यों मजबूर हो जाता है पार्टियां बदलने के लिए। ऐसा है, देखिए उदय जी, मैं राजनीति में तो आया था अचानक, क्योंकि मैं जब पढ़ाता था कॉलेज में उस टाइम मैं और मेरे साथी दोनों को कचहरी में कोर्ट्स में आए हुए थे। वैसे आए हुए थे, वो वकील थे, उनके साथ इतने में चौर देवलाल जी आ गए वहाँ। तो हम तो जानते थे उनको, लेकिन वो क्या जाने हमें। घर उन दिनों असेंबली के चुनाव हो रहे थे, 77 वाले, इमरजेंसी के बाद की बात थी। तो गाड़ी से बाहर निकले, हमने दोनों ने नमस्ते किया। हम दोनों ही थे वहाँ खड़े हुए, कचहरी के बिल्कुल साइड में। बाद में तो नमस्ते की कहने, कहाँ के हो? मैं जी बट्टू के हैं। तो वहीं से वो चुनाव लड़े थे, बट्टू कला से मुलाकात होगी। और बाद में धीरे धीरे उन्होंने बाद में चुनाव में मुझे इन्वॉल्व कर लिया। और जब तक मुझे मेरा कोई लंबा चौड़ा कोई विजन नहीं था, मैं तो कॉलेज में पढ़ाने का ही था कर। तो और फिर कहने लगे चुनाव में फिरो, थोड़ा बहुत ये करो वो करो। मैं चलो जी करेंगे कर। और स्टेज पर भी उन्होंने एक बार जलसा था, कहने लगे आप भी बोलो। कुछ कॉलेज में रोज बोला करते थे, फिर वहाँ भी चलो बोल लिए। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बन गए, तो मैं तो सिर्फ उनको मुबारकबाद देने के लिए गया था। और हाँ, एक इच्छा थी, मैं कह दूं कि ना, मेरे दिमाग में इच्छा नहीं थी, इच्छा थी। वो इच्छा ये नहीं थी कि सीएम के पास कोई पद होता है वो मैंने लेना है, ना मुझे पता था, ना मेरी इच्छा थी। मैंने यही थी कि अब हम जो मैं कह रहा हूँ यहाँ एडोक कर रहा हूँ। मैं पहले दयानंद कॉलेज में नौकरी की थी और फिर यहाँ जाट कॉलेज में नौकरी की थी एज ए लेक्चरर। उन दिनों असिस्टेंट प्रोफेसर को लेक्चरर बोलते थे कर। तो मैं गया उनके पास, नमस्ते की, मुबारकबाद दी, चलो तुम बैठो। पीए के दफ्तर में बिठा दिया रेजिडेंस पर। और 15 मिनट के बाद एक लेटर आ गया कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हरियाणा। मैं एकदम जन उसी टाइम वो ड्राइंग रूम बैठे थे, 1-2 जन और बैठे उनके पास। तो साहब ये क्या कर दिया, मुझे नहीं पता क्या कुछ करना है, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था। बोल नहीं, अपने आप समझ जाएगा। इतने में रण सिंह मान जी बैठे थे आगे। तो मैंने कहा जी मेरी तो रहने की समस्या ही रहेगी, मैं कहाँ रहूँगा यहाँ। तो उनको एमएलए फ्लैट अलाट हो गया था उस टाइम, शायद 16 नंबर था। तो अलाट हो गया तो कहने लगे ऐसा करना प्रोफेसर साहब, आप मेरे यहाँ रहना, मैं तो हफ्ते में एक बार आया करूँगा मीटिंग के लिए। और उस टाइम भी हो सकता है एमएलए हॉस्टल में भी ठहर जाऊँ या कहाँ ठहर जाऊँ, आप यहाँ रहना आराम से। थोड़ा सा मैं आसान हुआ। तो आपकी शुरुआत वहाँ शुरुआत होगी पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रूप में होगी। लेकिन वो तब भी मैंने कोई राजनीतिक काम नहीं किया, जैसे अधिकारी टाइप के लोग करते हैं उसी तरह किया। और हाँ, ये जरूर है कि राजनीतिक जिस तरह चौधरी देवलाल कर रहे थे ना, और जिस तरह की पब्लिक के लिए वो कर रहे थे काम, लोगों की जनता के बीच में कर रहे थे, जिस तरह उनकी समस्याओं को हल कर रहे थे, एक एक छोटी छोटी बात पर जो कर रहे थे, हाँ वो बारीकियाँ ये जरूर मुझे जो है ना वो 2 साल में सीखने को मिली। 2 साल तक वो चीफ मिनिस्टर रहे थे। किस तरीके से गांव के अंदर जैसे पहले स्कूल या कॉलेज या कोई कमरे बनाते थे, कॉलेज तो क्या स्कूल ही थे, तो ये सिस्टम नहीं है आजकल बड़ा कि कोई सरकारी सिस्टम था। गांव के लोग इकट्ठा करते थे पैसा, और कोई रागनी करवा ली या कोई और सांग करा लिया, सांग ले आते थे। तो उस टाइम उन्होंने एक स्कीम चलाई कि मैचिंग ग्रांट, कि गांव के लोग जितना पैसा इकट्ठा करेंगे उसका उतना ही सरकार देगी, दोगुना। अगर लड़कियों का स्कूल है तो 2 गुना करके देंगे, वरना तो यानी बराबर का दे देंगे, वरना तो ये 3 गुना हो जाता है किस्म का उसका। लड़कियों का है तो मतलब 1 लाख के 3 लाख दे देंगे। बिल्कुल 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 ऐसा ही था उनका। तो वो सिस्टम देखा। बाद में बाढ़ आई, जैसे झज्जर रोहतक वगैरह इधर आई थी। डासा बांध जो दिल्ली का था वो टूट गया था, दिल्ली वालों ने तोड़ दिया था घर, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो फिर मैंने देखा, देखो क्या केयर करते। रात को जिस गांव में ठहरना था ना, तो जब ठहरे तो वो एसपी और डीसी दोनों सल्यूट करने के लिए आए। बोले सर हम सुबह मिलेंगे। बोले तो आप कहाँ जा रहे हो? बोले जी रोहतक जा रहे हैं।
बोले आपकी गाड़ी में तेल जलेगा या पानी जलेगा? तो सीधा वो बोला नमस्ते सर, नहीं नहीं सर, सर हम यहीं ठहरेंगे। यहाँ ठहरो, लोगों का देखो ना, जीवन देखो कि लोग क्या कर रहे हैं, शाम को खाना वाना कैसे बना रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, सुबह कहाँ जा रहे हैं। कि उन दिनों में सुबह तो लोटा लेके बाहर जाया करते थे, ये शौचालय वगैरह सिस्टम था ही नहीं, उस टाइम नहीं था। ये चीज़ देखोगे फिर रात को उनको वहीं रुकना पड़ेगा। तो मैं एक एक बात सीख रहा था। फिर उन दिनों उस बाढ़ की वजह से ज़मीन इतनी सख्त हो गई थी कि बैल जो है ना हल नहीं चला सकते थे उस ज़मीन में, ज़मीन को पाड़ नहीं सकते, बांध नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने आयसर और एस्कॉर्ट कंपनियों को बुलाया, दोनों कहा कि भाई ट्रैक्टर आप दे देना, तेल मेरी सरकार आपको दे देगी। मतलब कैसे सहयोग लेते थे ताकि इसको बांध जो है ना, ट्रैक्टर बांध कर देंगे। बांध करवाई उनकी। जो गांव में पानी आ गया था तो उन्होंने श्रमदान करके अपने सर पर टोकरी उठा के और गांव के लोगों को साथ जोड़ा, जैसे आजकल गुरुद्वारे के लोग करते हैं। इसी तरह उन्होंने शुरुआत कराई बांध की, गांव के बाहर रिंग बांध बोलते थे उन दिनों, जो फिर नहीं बोल देते। हाँ, उनके दिनों में सब जगह जो है ना रिंग बांध, आप जहाँ भी जाओगे ना वहाँ बंधे हुए हैं। और दिमाग में ऐसे छोटी छोटी बातें जो है ना, जिस तरह के लोग आते थे, ये साइकिल है जैसे शहर में नहीं आने देते थे, टोकन टैक्स लगता था, बोला इसको माफ़ करो। अरे साइकिल क्या है, ट्रैक्टर है, बोले किसान का गड्ढा है, इसका माफ़ करो। इस तरह करते करते हम लोग छोटी छोटी बातों को लिया करते थे। लोग बड़े वायदे करते हैं और वो छोटे छोटे काम जो है ना करते हैं। भाई जो गरीब है बेचारे, कोई मतलब कर्जा माफी का भी एक दौर में उन्होंने किया होगा। कर्जा माफी का भी एक कर्जा माफी का उस टाइम नहीं, कर्जा बाद माफी में 87 के अंदर हुआ था। लेकिन ये क्या था, उन्होंने उस टाइम ये था कि जैसे अनुसूचित जाति घर में जो है ना बच्चा पैदा होता था, वो कहते हैं उस आदमी के पास कुछ नहीं तो घी खाने के लिए, दूध पीने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए ना, कैसे बच्चे बड़े होंगे। तो उनको समझ थी। वो उस टाइम उन्होंने मतलब जापे खर्चा बोलते थे कि जापे खर्चा भी जारी किया था उन्होंने। इस तरह की छोटी छोटी बारीकी चीज़ों के ऊपर जो है ना करते थे, निगाह रहती थी उनकी। तो और ऐसी चीज़ें बहुत थी जिस तरह लोगों में जुड़ जाते थे। तो शाम रुके हुए थे, रात को सुबह सुबह क्या होता था उनका कि वो घुमाई बाद में करते थे, नहाते पहले थे, घूमते बाद में थे। नहा धो के सुबह जल्दी उठ गए और मुझे तैयार कर लिया, बोले चल संपत तुझे गांव में लेके चलता हूँ। पैदल गए वहाँ से खरखड़ी झांवरी गांव, जो ख्यालिया जी IAS रिटायर हुए हैं कमिश्नर साहब, इनके गांव के वहाँ की बात है, 5 से 6 किलोमीटर शायद। हाँ इतना लंबाई। तो सुबह सुबह वहाँ गए तो लोग जब उस टाइम उठ रहे थे, जाग रहे थे एक किस्म के, तो उठ रहे जाग रहे थे। तो उस टाइम जो है ना क्या लगे, चौ साहब ये क्या करा आपने, एकदम आगे बिना बताया के लोग इकट्ठे हो गए। बोला भाई थारा के ले लिया, जो भी थारे घर में चाह तैयार है चाह लिया दो, दूध है दूध लिया दो, दूध नहीं तो कोई लस्सी होगी वो लिया दो, जो भी चीज़ है लिया दो, ठीक है। बैठ गए जी। फिर बोला और बताओ भाई। एक उनका कमाल है तब उस आदमी का कि लोग भूल गए क्या कहना है। फिर किसी ने कहा जी हमारे यहाँ स्कूल नहीं आए, स्कूल दोनों गांव का, खड़गड़े जाऊँगे सड़क के आर पार थे, यहाँ स्कूल बन जाए तुम्हारे बच्चे पढ़ लेंगे। बोला हो गया जाओ ठीक है। यूँ कह गए, फिर वहाँ से चल पड़े। इधर गाड़ियाँ आ गई पीछे से। फिर कहने देख संपत क्या तरीका है, क्या है बताओ जी। इनका पैसा लगा, मुझे प्रोग्राम मेरा रखते CM का, कितना खर्चा आ जाता है इनका, कितना अमला आता, कितना वो होता, खाने की चाय का ये वो तमाशा होता। अब इनका हल्दी लगी ना फिकड़ी, स्कूल मिल गया इनको। और फिर एक और है प्रोग्राम बता के, पहले मैं बता देता प्रोग्राम तो ये 20-25 डिमांड रख देते। कोई कहता है ये भी रख दो, दूसरा कहता है ये भी रख दो, तीसरा कहता है ये भी रख दो। सारी स्टेट का बजट लगा दो तो खर्च नहीं होना। और अब एकदम पूछा है ना इनसे ना, एकदम इनका जो समस्या थी यानी गाँव की मतलब असली जो वो याद आई है, वो बताएंगे, वो याद आई है। तो वो कर दिया वहाँ स्कूल कर दिया। तो आप सीख रही थी सारी, मैं उससे सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था उस टाइम। फिर बाद में जब 79 में जो देवलाल जी को चीफ मिनिस्टर से हटना पड़ा था, और विद इन पार्टी जो है ना एक मुरारी देसाई जी ने मैनेज किया था करके भजनलाल जी को बना दिया था चीफ मिनिस्टर। पहली बार MLAs की मीटिंग में आपको बता रहा हूँ, लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के हाउस पर हुई थी। 2-3 बार पहले हुआ चौहान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस विद इन पार्टी के लिए, वो पार नहीं पड़ी। आखिरी जो किया गया था प्राइम मिनिस्टर की कोठे पर किया गया था, वहाँ वो पार पड़ गई तो चौहान साहब हट गए। हटने के बाद उनको दिमाग में कोई परवाह नहीं, दिल्ली से डबाड़ी तक का प्रोग्राम रखा उन्होंने, मेरे ख्याल ना गाड़ी में करीबन 70 गांव लगभग बैठते होंगे मोटे मोटे मेरे ख्याल। और उन गांव में 2 दिन का प्रोग्राम रहा, हर गांव मिलते जुलते जाना, लोग इकट्ठे हो जाना। कहने लगा संपत काम तो ये आएंगे लोग, ये MLA नहीं काम आएंगे, ये आएंगे। तो मैं देखा उनके मेहनत जिस तरीके से वो कर रहे थे, गजब की मेहनत थी। फिर बाद में 1980 में पार्लियामेंट के चुनाव आ गए,
80 में वो सोनीपत से चुनाव जीत गए, मैं पार्लियामेंट बन गया। उस टाइम मेरी ड्यूटी इतनी थी कि इनका शायद 69 साउथ एवेन्यू फ्लैट था दिल्ली के अंदर। तो वहाँ जो है ना, ये पार्टी का जो मटेरियल हुआ करता था चुनाव का, जैसे हरियाणा वालों का हो गया, फिर राजस्थान वाला कुछ का हो गया, इसी तरह कुछ और का था, मेरे ख्याल में कुछ 5-7 सीटों का बिहार का था। तो ये चुनाव मटेरियल सारा कहा करते संपत तुम ये आएंगे लोग, 2 लड़के साथ बिठा दिए कि ये मॉडल बना देंगे, उनको ये सामान देते रहना करके। और चलो ठीक है जी, मैं वहाँ करके वहाँ से निपटारा हो गया। 80 में चौदेवलाल बन गए, MP बन गए, भट्टू से इस्तीफा दे दिया। और बाद में फिर ये जब चुनाव आए तो कहने लगे तू लड़ेगा चुनाव। मेरा कोई लेना देना ही नहीं, सच्चाई कह रहा हूँ आपको। मैं 2 साल रह लिया। मतलब ये मान लिया जाए कि चौधरी देवीलाल जमीन से आई हुई व्यक्ति को निखार देते थे जी। मैं तो ये सोचता रणजीत सिंह, परख की एक उनकी परख अपनी परख थी। हाँ जी। उन्होंने परख की। और मान लो उस टाइम में मुझे लगता था कि जो रणजीत सिंह, क्योंकि उन दिनों थोड़ा आना जाना उनका था भट्टू एरिया में, जो CM थे, वो शायद ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे लड़ा दिया। मैं बहुत मना किया, लेकिन लड़ेगा बोल कैसे? मुझे, मेरे पास ना तो साधन है, ना मुझे कोई ज्ञान है राजनीति चुनाव लड़ने का। आप ही आ जाएगा, सीख जाएगा, पार्टी लड़ेगी, पार्टी के लोग आगे, ठीक है। मेरे घर में भी इतना बदोश नहीं था। 2 हमारी लेडीज़ वर्कर थी, वो मेरे घर में ही रुकी। मुझे अब ये ध्यान नहीं आ रहा कि हमने कैसे रोका उनको, इतनी जगह ही नहीं थी, और वो रुकी बेचारी। एक फूलवती थी इसकी पानीपत की, और एक कृष्णल थी इसकी सोनीपत जिले की। तो दोनों वहाँ वर्क किया उन्होंने। चलो, और मुझे कह दिया मोटरसाइकिल पर चुनाव लड़ोगे। तो ना तो मेरे पास मोटरसाइकिल थी, और ना ही मैं मोटरसाइकिल चलाना जानता था। तो जीन से मेरा एक साथी था राजेंद्र पहलवान है, वो ड्राफ्ट्समैन लगा हुआ था, और कहने लगा मैं चलाऊंगा। यजदी मोटरसाइकिल थी उन दिनों उसके पास, यजदी थी, उनके पास यजदी थी। तो खैर चलो, चुनाव लड़ा। और उस चुनाव का मुझे नहीं कितना पता लगा, मुझे ये कह दिया था कि डोर टू डोर जाओगे, आपका काम यही है। मैं डोर टू डोर सारे हल्के के अंदर गया। फिर जो चुनाव हुए और जो रिजल्ट आया ना, उसके बाद मेरे राजनीति जागृति आई, क्योंकि वहाँ मुझे पता लगा कि हाँ गड़बड़ कहाँ है। जैसे मेरा बड़ोपड़ गांव है, तो ज़्यादातर बिश्नोई बिरादरी का है, तो भजनलाल जी का दबाव था काफ़ी। उसका 3000 वोट थे, 3000 पोल हो गए, मुझे 3 मिले। हाँ 4-5 तो मेरे एजेंट भी थे, वो कौन थे? गरीब आदमी थे हाँ बेचारे। 2 लड़के नाइयों के बने थे, 2 सैनियों के थे, 1-2 कोई और। पोजीशन में कौन लड़ रहा था चुनाव? मेरे रण सिंह बैनवाल जी लड़ रहे थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे। चाहे भजनलाल जी, मैं एक समय बच्चों भजनलाल जी लड़ रहे थे, वही लड़ रहे थे, CM वही थे, CM वो थे। तो वहाँ इतना मतलब ज़्यादा उन दिनों बूथ कैप्चरिंग हुआ। आज राहुल जी कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी तो उस टाइम होती थी। ये मशीन में आ गई तो सांस आ गया हमें। उस टाइम पर्चियाँ पड़ा करती थी, और एक लाइन में लगा के औरतें और आदमी, बाहर का कोई आदमी झाड़ता नहीं था। हालांकि ड्यूटी वीरेंद्र सिंह जी की यहाँ थी, बहुत बड़े नेता रहे हमारे लोक दल के। इसी तरह से रणजीत सिंह जी की भी ड्यूटी थी वहाँ, लेकिन वो करें क्या? अब वोट डाल रहे थे लोगों ने, और वोट सारे पोल कर दिए। तो तब मैंने पता करवाया, फिर उससे आंखें खुली कि साथ लगता जो राजस्थान है, इस एरिया के वोट जो भजनलाल जी ने आदमपुर हल्के में भी और भट्टू हल्के में भी, जहाँ बिश्नोई डोमिनेटेड गांव थे, उनके अपने गांव थे, उन गांवों के अंदर जो है ना, उन लोगों को कहीं पता ही नहीं था, वहाँ वोट बना रखे थे। मतलब राजस्थान के मैं बता रहा हूँ आपको, महराणा की तो 700 वोटों की लिस्ट यूं क्यों एज इट इज वही लिस्ट, क्योंकि महराणा की हमारी रिश्तेदारियाँ रही है, क्योंकि हमारे नज़दीक पड़ता है, मेरे गाँव के नज़दीक ही है बॉर्डर। तो यहाँ आदमपुर के अंदर एक छोटी सी कोई दुकान थी, उसके एड्रेस के ऊपर महराणा गांव के वोट बना रखे, 700 वोट। और वही दुकान पे, हाँ एक ही, बिल्कुल एक के घर में पड़ा रखे, एक आदमी के घर में पड़ा दिए, और फिर वही वोट भट्टू हल्के के किसी गांव में पड़ा रखे। इस तरह से तीनों जगह वो वोट, कई जगह आपस में मिलान हो गया। और जो भजनलाल जी खुद के 3 जगह वोट थे, और 3 जगह वोट थे, तो पहले ये चीज़ें थी नहीं, मतलब जैसे आदमपुर में भी हो गए, फतेहाबाद में भी हो गए, हिसार में हो गए, तो इस तरह 3 जगह वोट थे। और अनफॉर्चुनेटली नाम वो गलत लिखे गए सब जगह। भजनलाल जी तो ठीक है, फादर का नाम जो था ना, गांव की भाषा है, कोई घर में गया, नाम क्या है इनका, बोला खैराज, किसी ने कह दिया खैरू है, किसी ने कह दिया खैराम है, तो 3 नाम थे। उस दिनों ये अपने जो नवचोर निकालते हैं ऋषि सैनी जी, ये मेरे साथ थे, जो मैं पार्टी का युवा का लोकदल का प्रधान बना बाद में, तो ये जनरल सेक्रेटरी भी उस टाइम थे करके। तो हम लोग जाते थे, तो हमने सारी लिस्टें इकट्ठी करी, तो जो पैरेलल मतलब चुनाव के बाद,
हाँ, चुनाव के बाद मतलब पहला 80 के चुनाव के बाद जो है ना, पहला चुनाव आप हार गए। बस हार गया था मैं, 7,000 वोटों से हारा। हम्म, लेकिन वो हार मेरी सिर्फ इसी वजह से हुई थी कि ये वोटों की वजह से। हम्म, अच्छा चलो हो गया। उसके बाद हमने वो सारे के सारे चैलेंज किए, लिस्टें यूं कि जाकर इलेक्शन कमीशन के सामने रखती। यहाँ अपने उन दिनों इंग्लिश ट्रिब्यून के भी रमन मोहन जी थे, मेरे पत्रकारों से तो हमेशा ही अच्छे रिलेशन रहे हैं। खैर कोई तो वो भी उन्होंने भी थोड़ा सा बताने में अच्छे समझाया उन्होंने कि हाँ इस तरह करो, आप वहाँ जाओ इलेक्शन कमीशन के पास, वो हमें कौन टाइम देगा। बोला आप जाओ। हम चले गए जी, टाइम मिल गया, लिस्ट रखी, वो भी हैरान। उस टाइम कंप्यूटर सिस्टम वगैरह तो था ही नहीं, देख के हैरान। बोले ठीक है आप जाइए, हम कोई कार्रवाई करते हैं। करते क्या बाद में ऑब्जर्वर की टीम भेज दी उन्होंने, गांव गांव जाके चेकिंग करी, वोट वो दिखा रखे थे और लोग घर के लोग नाट रहे थे कि हमारे घर में ऐसे आदमी है ही नहीं। और घर पे वोट बना हुआ है, किसी का डाणी बना हुआ, किसी के घर में वोट बना हुआ, कोई बट्टे के वोट बने हुए, किसी के बने हुए, इस तरह थे। तो वो सारे वोट जान उसके बाद कट गए। फिर हमने वो जो नहीं कटे ना और रह गए हर गांव में कुछ न कुछ, वो हमने फिर फार्म भरे। रात को यहाँ मेरे डिफेंस कॉलोनी के मकान पर 3-3 बजे तक यूनिवर्सिटी के मुझे अच्छी को बहुत फ़ायदा रहा। और ख़ास करके मेरे मित्र थे उन दिनों, दलबीर सिंह स्टोर कीपर थे वहाँ लगे हुए, अब तो बेचारे गुजर के, पिछले दिनों गुजरे हैं। मेरा बहुत तगड़ा साथी था कर, तो वो लेके आया करता। डिफेंस कॉलोनी मकान मेरा था, सामने यूनिवर्सिटी लगभग सामने था। तो वहाँ से हमने फार्म भरा करते, इतना बंडल का बंडल बांध के। फिर नागुरी गेट से लेकर हम जो है यहाँ एसडीएम दफ्तर में CN चौधरी, चौखानंद चौधरी होते थे, उनके दफ्तर में आए वो बंडल लेके। और उसमें जो उस टाइम जो है ना भी बोगस वोट ये लगाते थे हम। चोरी चारी की हमने नहीं सुनी थी उस टाइम, वो बोगस वोट का था, बोगस वोट मतलब नाजायज वोट हो गया। तो जुलूस निकाल के साथ करते थे, साथ फिर वोट वो कटवाते भी थे। तो ये मेहनत करी। फिर 82 के चुनाव आ गए, जनरल चुनाव। तो 82 के जनरल चुनाव आ गए तो मेरी टिकट कट गई। वो कटी हो गई चौधरी देवलाल जी की, चौधरी चरण सिंह की थोड़ी अनबन होगी। तो चौधरी देवलाल जी के जो नज़दीक के आदमी थे उनके सभी टिकटें काटती थी, काफ़ी लोग की टिकट कटी थी, वरना हमारी सरकार भी आनी थी। तो फिर बाद में मैं चौधरी साहब के पास गया, मुझे आज़ाद लड़ने के लिए लोग कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक तो संघर्ष बहुत हुआ उस टाइम, क्योंकि बसों से ग्राउंड बन चुका था, बसों से आते थे, बसों से जाते थे। रात को क्या करते थे हम, शाम को जाते गांव के अंदर, और गांव के अंदर जाके एक सभासी करते, जो भी लोग आया करते उनके करके रात को गांव में ठहरते, और सवेरे अर्ली निकलते, घर घर डोर टू डोर जाया करते थे, उस गांव को कवर करके, और फिर हम बस से वापस हिसार आ जाया करते। एक दिन गैप दिया, अगले दिन फिर इसी तरह ये रूटीन बस से आने जाने का रखा था। एक घर हमने नहीं छोड़ा जिस घर हम गए ना। तो इसलिए वो लोग मेरे साथ खूब ज़बरदस्त लगे। एक तो मेरी पीढ़ी, मैं नौजवान पीढ़ी में था, एक जो देवलाल जी की पीढ़ी, पुराने लोग, सब में इतना ज़बरदस्त जोर, बैठ ना जाना, चुनाव लड़ना है। मैंने चौसा कहा जी लोग तो कह रहे हैं चुनाव लड़ना है, लड़ लो। मतलब कोई मना नहीं किया? ना मना नहीं किया, लड़ लो भाई तुम, अगर ऐसी बात है तो जीत तो जाओगे ना। मुझे 100% है जीत। आपका जो जितना वोट बैंक है यहाँ, आपका जो कैडर है, और अब जो मेरा नया कैडर जुड़ा है, हुआ जी चुनाव। वो ये रामस्वरूप बिश्नोई जी जो हैं नांदड़ी वाले, इनको टिकट दे दी थी लोक दल की। तो ये तो 10-12 दिन के बाद इनको बैठना पड़ा, क्योंकि लोगों ने विरोध कर दिया था। तो बड़ा अच्छा चुनाव चला, और आखिर में 2 दिन पहले मेरा नाम गोदारा जी खुद भी आ गए। जिस दिन चुनाव बंद होना था, प्रचार, बिश्नोई गांव था, एक चंदर गांव था, वहाँ आगे बोला भाई हूँ भी संपत्ति की मदद करूँ भाई, कह दिया उन्होंने। खैर को तो खैर वो चुनाव में अच्छे वोटों से जीत गया। फिर उस टाइम फिर ज़बरदस्त वो युद्ध चला। 31 लोक दल के थे, 36 कांग्रेस के थे, 9 हम इंडिपेंडेंट थे, 6 बीजेपी के थे, और 3 एक जनता एशिया क्या कोई पार्टी बनी थी, जिसमें कर्नल राव राम सिंह जी थे, और 2 उनके साथ थे। ये इस तरह से हम लोग सब इकट्ठे होके, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को छोड़ के सारे गवर्नर साहब से मिले। तो उन्होंने कहा ठीक है, सोमवार को जो है ना हम चौधरी देवलाल जी को सब दिला देंगे, बुलाएंगे सोमवार को। सिंगल लार्जेस्ट फार्मूला लगा के संडे को चौधरी देवलाल जी को दिला दी। तो सिंगल लार्जेस्ट में कांग्रेस आगे 36 थी, हमारी 31 थी, लेकिन वो तो पार्टी थी बीजेपी, तो उन्होंने लिखे ही दे दिया था। 6 मेंबर उनके बीजेपी के थे और सारे इंडिपेंडेंट थे, लेकिन नहीं माना। और फिर बाद में अफरा तफरी मची, लोग भागने शुरू हुए। 11 MLA तो लोकदल के चले गए 31 में से। ये महेंद्र प्रताप जी फरीदाबाद वाले, ये पहला चुनाव लोकदल से लड़े थे, और जीतने के बाद फिर वो बाद में जाना ही था, वो तो कांग्रेस में चले गए। और बहुत लोग चले गए। ये अपने अमीर चंद मक्कड़ जी थे, चौधरी अमर सिंह जी धानक थे,
ब्रिजमोहन गुप्ता जी थे, इसके जींद के थे, ऐसे बहुत लोग थे। जो 11 लोग तो उधर चले गए, 20 रह गए थे लोग उधर के पास। और 20 में आखिर में क्या हुआ, डिवीजन देखो, 12 चौचरण सिंह 2 ग्रुप हो गए, अलग हो, पार्टी 2 बन गई थी। 12 चौचरण सिंह के पास चले गए, जिसमें चंद्रावती जी फिर अपोजिशन लीडर बन गए। चौदह देवलाल अपोजिशन लीडर नहीं बन पाए, 8 रह गए। 9वां फिर मैं आजाद था ना, मैंने लोकदल ज्वाइन किया। उन दिनों ज्वाइन कर सकते थे। आप सत्ता के साथ नहीं गई? नहीं, सत्ता के साथ नहीं, मैं तो पागल था, नशा था मुझे चौधरी देवलाल का नाम का, हमेशा वही था। मैं अभी कह दूं ना, मैं कोई बहुत शाना था, कोई बहुत मैं समझदार था, मैं फलाना था, टिकड़ा था, लेकिन नशा था, उनके नाम का नशा था। उन्होंने चौधरी देवलाल ने कहा भी बहुत मुझे, बोला तुम्हारा मकान, मुझे मकान मेरे ताऊ जी बना के दे रहे थे डिफेंस कॉलोनी, 500 गज का, कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है, लेकिन फर्श भी नहीं है, फर्श पर ये भट्टे वाले ईंटें हैं। बोल तुम पागल हो, उधर मेरे साथ क्यों नहीं आ जाओ, नहीं करके, मतलब कहना है उनका, तभी तेरा मकान बन जाएगा, साथ में तेरे पास है ना हो, मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं। लेकिन मूल्यों की बात थी, मूल्य की बात थी, ठीक है। और मैं रहा, वही रहा मैं। इतिहास में, हरियाणा इतिहास में आपको एक एमएलए नहीं मिलेगा जब सरकार को जरूरत हो, ना जरूरत हो एक अलग बात है, सरकार को जरूरत हो और आजाद एमएलए सरकार के साथ ना गया हो, आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, सिर्फ संपत्ति को छोड़कर। तो पहली बार जब आप विधानसभा में गए, और क्या मुद्दे रहे होंगे विधानसभा में जब बोलने का मौका मिला? क्योंकि आप एजुकेशन से भी आए सबसे थे, ज्यादा जनता में काम किया था, और खासकर उसमें बोगस वोट का एक मसला था। सबसे ज्यादा शुरू तो दल बदल का भी रहा था, साथ में भ्रष्टाचार का भी रहा था, और बाद में मेरा तो ये होता था ज्यादातर जो है ना, जैसे ये शिक्षकों के मुद्दे उठाना, ये नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाना, उनके लिए वेलफेयर के मुद्दे उठाना, ये चीज़ थी, ठीक है। और धीरे धीरे करते करते जो है ना, उन सब मुद्दों को, मूल्यों के आधार पर जो है राजनीति करता रहा, और ना मैं कभी डरा, ना कभी कभी दिमाग में कोई चीज़ की भय आया कोई। हालांकि जो बैजनाथ जी ने बहुत कोशिश की थी मेरे पर अटैक भी कराने, पॉलिटिकल अटैक भी, दूसरे अटैक भी कोशिश करी, लेकिन कोई परवाह नहीं थी। फिर हम लड़ते 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 फिर बाद में ये राजीव लोंगोवाल समझौता आ गया था। तो उस टाइम रण सिंह मान जी, मैं और 1-2 लोग और साथ थे, हम लोगों ने सारों ने भी रचना रची कि ये 2 जो धाराएँ हैं, ये 2 धाराएँ हरियाणा प्रदेश के खिलाफ हैं, पानी के खिलाफ है और कैपिटल वाले एरिया के खिलाफ है। तो फिर वो आंदोलन चला जी। पहले तो यहाँ हिसार में प्रधान था, यहाँ से यात्रा चली चौधरी देवलाल जी की, पैदल यात्रा दिल्ली के लिए, जिसको न्याय यात्रा बोलते हैं पैदल। तो मैं यहाँ पे इंडस्ट्री का प्रधान था, और ज़बरदस्त जो जोश लोगों में था यहाँ उस टाइम में, मतलब संघर्ष में बिता जी। हमें ये नहीं पता लगा 87 तक के भी एमएलए हैं या नहीं है, बीच में हमने इस्तीफा भी दिया। तो चौधरी देवलाल जी का, चंद्रावती जी का, डॉक्टर मंगल सेन का मंजूर हो गया था, बाकी हमारा मंजूर उन्होंने नहीं किया, लेकिन हमने इस्तीफा दे दिया तो उसे अगेंस्ट। तो उन दिनों आंदोलन बड़े, कोई हरियाणा बंद, रास्ता रोको, ये वो, ज़बरदस्त इतने आंदोलन चले कि चलते चलते फिर ये 87 का टाइम आ गया। चौधरी देवलाल ने सब लोगों को जोड़ लिया। मतलब देखो उस आदमी का कैसे जोड़ते हैं। सीपीएम को एक टिकट दे दी, हरपाल सिंह को टोहाना से, सीपीआई को दे दी हरनाम सिंह को शाहबाद से, और साथ में यहाँ से बलवंत राय ताल को उठाया, बनारस गुप्ता जी को साथ उठाया, मूलचंद जैन जी को साथ उठाया, पंडित भगुदयाल जी को साथ उठाया, करते करते सबको जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद टिकटों की अनाउंसमेंट होगी, तो पंडित जी के कहने से 10-12 टिकटें दे दी थी। इन द मेन टाइम जब तक फार्म भरे जा रहे थे, डेट पड़ी थी, पंडित जी कांग्रेस में चले गए वापस। तब चौहान साहब को लोगों ने कहा कि चौहान साहब ये कैंडिडेट तो बदलो। कमाल है उस आदमी का, बोला ना मैं नहीं कैंडिडेट बदलता, ये गुब्बारा है ना, एक छोटी सी पिन लग गई, अगर ये फूट गया ना फिर क्या करोगे, हवा बनी हुई, इसका हवा रहने दो तुम। देखो उस आदमी कहाँ जिगरा उस आदमी का था, कहाँ समझ रहे थे, मैं राजनीति को कितनी बारीकी समझ रहे थे। और हफ्ता पहले बाबू जगजीवन जी की पोती थी, मेधावी कीट थी, वो आ गई, बोला दादाजी मैं जजर चुनाव लड़ने, मेरी मदद करो। बोले मैंने तो बेटे वहाँ कैंडिडेट दे रखा है अपना। लेकिन फिर उनके दिमाग में आया एकदम कि भाई शेड्यूल कास्ट पर बड़ा अच्छा असर जाएगा, बाबूजी का बहुत बड़ा नाम है। तो कहा बेटे ठीक है, तुम जजर पहुंचो, कल मैं मीटिंग बुलाता हूँ। हफ्ते पहले लोगों ने मीटिंग बुलाई, कहने लगे भैया बताओ, तुम बताओ, ये बाबूजी की पोती है, हम इसको सपोर्ट करेंगे, अपना कैंडिडेट रखें। कहने लगे इसको सपोर्ट कर दो जी, भाई इससे असर पड़ेगा सारी स्टेट के अंदर एससी का। और कमाल है देखो, मौका हफ्ता पहले
मतलब वो आदमी कैसे जोड़ रहा था। अब देखो ना कंपैरिजन कांग्रेस का और उनका, अब क्या मतलब हो रहा था। वो जोड़ रहा है अब एक और को काट रहे थे, अब यहाँ एक को काट रहे, इसको काट दो, उसको काट दो, फलाने काट दो, टिकड़ा काट दो, और वो कैसे छोड़ रहे थे। ये इस तरह की राजनीति उस आदमी में जो गजब था कैसे जोड़ने का। अरे ये जोड़ते जोड़ते देखो कहाँ 89 में प्रधानमंत्री तक पहुंच गए थे। ये ये जो सफर है, लंबा सफर आपका, मतलब, और उस सफर में आप 5 से 6 बार आप 5 विधानसभा बार तो में भी रहे, लगातार ही मान लो आप, क्योंकि मंत्री आप रहे हो उस दौर में, 82 में बन गया, विपक्ष के नेता भी रहे हो, तो किन मूल्यों उदय में जी। चेंज कैसे आया, मतलब क्या चेंज आ गया उस दौर के मूल्य और आज के मूल्य, आज के आज जिस दौर का तरीके का। मूल्य अब तो बहुत आ गया है। सबसे बड़ा बात तो है कि उस टाइम पैसे का रोल नहीं था, हम्म, आदमी की वैल्यू थी, शख्सियत की वैल्यू होती थी, कुछ सिद्धांतों की वैल्यू थी। धीरे धीरे जिस तरीके का पैसे का अब आया है ना, सबसे ज्यादा तो मैं पैसे का जोर देख रहा हूँ आज के दिन। जबरदस्त जिस तरह बाजारीकरण हुआ है राजनीति का, वो कह नहीं सकते। मैं तो कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता था, कहाँ तो हम इस तरह से बसों में जाना, गिर पड़ना, तो चलो सब ठीक है, साधन आ गए, कोई बात को नहीं, पहले का आज का बहुत परिवर्तन हो रखा है। लेकिन ये तो नहीं है ना कि आपको चुनाव प्रचार से पहले भी पैसे चाहिए, टिकट के लिए भी आपको पैसे चाहिए, हर बात के लिए आपको पैसा चाहिए। तो इस तरह के जो लोग पीछे पिछड़ते जा रहे हैं, इसी वजह से पिछड़ते जा रहे हैं कि हम लोगों ने जो है ना एक ईमानदारी की राजनीति की है, एक सिद्धांत की राजनीति की है। और आज जो लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों की निगाह ही और है, कहीं सड़क बनानी है तो पहले सोचेंगे कहाँ से जमीन अक्वायर होगी, यहाँ पहले कॉलोनी के लिए एरिया अपना काट लेते हैं घर, यहाँ फलानी चीज करनी है जैसे। जब चुनाव आता है और चुनाव के समय देखता हूँ कि लगातार जिसको टिकट चाहिए होती है वो इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाएगा, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करेगा, खर्च करेगा, और उससे लोग कहने लग जाते हैं कि ये ज्यादा पैसा ये लगा रहा है तो टिकट इसको मिलेगी। तो फिर उसकी वैल्यू कहाँ रहेगी जो कार्य करता है। नहीं, उसके नहीं रहेगी ना, नहीं रहेगी तो ये हुआ है ना हाल इस बार, हम्म, कांग्रेस पार्टी का जो हाल हुआ इस बार का, यही हाल तो यही तो कारण बना है हर कोई। हम्म, इससे धीरे धीरे करते करते क्या गए कि जो ढंग के लोग थे वो कटते गए, उनको काटते गए, और जो जिनके पास मनी पावर थी वो मतलब धीरे धीरे करके वो आगे आगे। अब ये नहीं पता हमें कि ये तो हम कह नहीं सकते कि हमारे पास सबूत नहीं है पक्का कि कौन क्या करके आया, कैसे टिकट लेके आया, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, जो अच्छे मनी पावर वाले लोग थे उनको बहुत लोगों को टिकट मिली है, बहुत जगह टिकट दी गई उन लोगों को। क्योंकि इस बार ये था कि हवा है, हवा तो इसलिए था कि पब्लिक ने जबरदस्त आंदोलन किए थे बीजेपी की सरकार के खिलाफ, तंग आ गए थे, हर व्यक्ति तंग था, किसान था, 13-13 महीने तक मतलब आंदोलन चलना कोई छोटी बात थोड़ी, 13 महीने तक। इसी तरह कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन करनाल के अंदर चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर धरना मुलाजिमों का ना दिया जाए। इसी तरीके से हर जगह हम व्यापारी, हिसार को देखे तो जंतर मंतर बन गया था कि लगातार कभी मजदूर है, कभी किसान है, बिल्कुल बिल्कुल कभी आंगनवाड़ी की वर्कर है, कभी आशा ना वर्कर है, तो कभी लगातार। धरना बंद यहाँ हुआ हिसार में, और ना ही कभी जो है ना घेराव वहाँ करनाल के अंदर बंद हुआ कभी। यहाँ तक है कि चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर तक को नहीं उतरने दिया था, इतना जबरदस्त रोष था। उस लेकिन रोष, उस रोष को जो बुनाना था विपक्ष ने, और आपने आरोप लगाया है, इस्तीफा जो आपने पत्र लिखा है कि एक व्यक्ति की पार्टी बन गई है हरियाणा में, कांग्रेस पे कब्जा हो गया है, देखिए विजय जी, मतलब सीधा सीधा। ये हो गया, ये एक व्यक्ति का एक दिन नहीं है। देख, कितना मैंने बड़ा, क्योंकि आपने बहुत और लोगों के भी नाम लिखे कि चाहे वो राव इंद्रजीत है, या उसके बाद से चौधरी भजनलाल पहले रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई है, उन वो जैसे पार्टी छोड़ के गए हैं, चाहे आपने भिवानी से लोकसभा सांसद श्रुति चौधरी है जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ी। इनके ऊपर मैं जानना चाहता हूँ कि इतना होने के बाद भी ये इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और पार्टी के अंदर यही क्या तो जकड़न है कि इनको इससे पार्टी छोड़ने यही पे कारण, मजबूर ये होना कारण है जी कि आप हरियाणा में जो कुछ प्रकरण जिस तरह कांग्रेस के हुए हैं, यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में कांग्रेस पार्टी क्यों कमजोर हुई है। देखिए, पहले कांग्रेस पार्टी ही थी, और उसके विकल्प के रूप में जो है ना धीरे धीरे जनता पार्टी आई, इकट्ठी हो गई, फिर जनता दल भी बन गया, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी बन गई, सीपीआई सीपीएम भी हुआ करते थे, स्वतंत्र पार्टी भी थी, ये थी, और जनसंघ भी होती थी। हरियाणा में एक दो सीट पार्लियामेंट की कई बार ये लोग जीतते रहे हैं। और धीरे धीरे बाद में जनता पार्टी इकट्ठी हो गई, तो उसके बाद चोर देवलाल का वर्चस्व शुरू हो गया था। तो उसके बाद मतलब कांग्रेस वर्सेस लोकदल समझ लो, जनता दल समझ लो, जनता पार्टी समझ लो, जो भी चौधरी देवलाल ने पार्टी बनाई वो और वर्सेस कांग्रेस होते थे। बीजेपी तो चौधरी देवलाल जी के साथ मिलके आ जाती थी, वरना अकेले कभी नहीं आती थी। अब दूसरा हो गया, अब पीछे हो गया, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगी, जब बीजेपी की सरकार आ गई तो। अब कांग्रेस ने जिस तरह का फिर खेल ये खेला भी है, इनको घमंड ये हो गया कि तुम ही हो, और तो कोई विकल्प है ही नहीं इनका। खैर, जब चौधरी भजनलाल जी अध्यक्ष थे, 67 सीट आ गई,
हालांकि मेरा और भजनलाल जी का बड़ा 36 का आंकड़ा रहा है। मेरे खिलाफ जो अपोजिशन लीडर था तो मेरे यहाँ छापे डलवाए घर में, पुलिस के, हरियाणा पुलिस के छापे। अपोजिशन लीडर है। अपोजिशन लीडर में हूँ। और अब क्या हुआ कि उस दिन मेरी वाइफ बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही है अजमेर पढ़ने के लिए, कि मेरा शुरू से ये ध्यान था कि बच्चे ठीक पढ़ ले, राजनीति से एक बार अलग रहें, पढ़ाई कर लें, उसके बाद जिसको जहाँ जाना चले जाएंगे। तो मैंने अजमेर वहाँ हॉस्टल में दाखिल करा दिया था इनको, मेयो कॉलेज में अंदर उस टाइम। तो उस दिन सुबह सुबह छोड़ने के लिए जा रही थी इनको, छुट्टियाँ हुई थी, 9 जनवरी की बात थी, दिसंबर की छुट्टियाँ हो जाती है बड़े दिनों की। तो उस टाइम सुबह सुबह पुलिस आ गई। मैं रोहतक गया हुआ था किसी मीटिंग में, पार्टी की में, और यहाँ ज़बरदस्त घेराव कर लिया। फिर 29 जगह छापे पड़े थे, 7-8 जगह शहर के अंदर। अब मेरे लोग कौन थे जानकार, साधारण से लोग थे। एक बड़ा आदमी बता दिया कि वो पारिजात सिनेमा पर जो दुकानें बना रहा है वो संपत सिंह ही है। क्या वहाँ उसके पड़ गए, ऋषि सैनी के घर पड़े, इसके बहनोई थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनके घर पड़े। हम लोग बैठते थे बाजार में 2-3 जगह, तो वहाँ पड़े। और मेरे जो अपने रिश्तेदार थे वो तो सारे छोटे छोटे रिश्तेदार थे, सारे के सारे घर, सब घरों में पड़े। और भजनलाल जी ने शाम को बयान दिया कि संपत के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागज मिले हैं। मैंने उसी टाइम बयान दिया कि भाई ये 100 करोड़ प्रताप सिंह ने कंप्लेंट दी थी, चौटाला साहब के छोटे भाई तो वो थे, थोड़ा न्यूसेंस करते थे घर के। तो मैंने कहा प्रताप सिंह और जो भजनलाल जी पैसा बांट ले, मेरी ये कोठी मेरी अपनी है, और कोई भी प्रॉपर्टी है ना वो प्रॉपर्टी ले ले, बांट ले, चाहे किसी को दान में दे दे, एक एक। और फिर बाद में क्या हुआ कि उसके बाद बात आई कि भाई गिरफ्तारी होगी। मैंने कहा ठीक है, मैं गिरफ्तारी दूंगा। अपोजिशन लीडर पहले हाँ ये बिल्कुल, सब चला। अपोजिशन लीडर। और विधानसभा में, हाँ विधानसभा मुझे धमकी दी थी। जब उससे पहले मैं उसी साल दिसंबर के महीने में सेशन चल रहा था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए थे हम। इसलिए नहीं लेके आए थे हम गिरा देंगे सरकार, इसलिए गए तो मुद्दे उठा देंगे, इस बहाने टाइम मिल जाता है, मुद्दे उठाने के लिए आए थे। तो मुद्दे मैंने जब जबरदस्त उठाए ना उस दिन, तो उसने आखिर दिन बच्चों में लोग कहना पड़ा कि तेरे को तो मैं देखूँ आंखें, तेरे खिलाफ ये दरखास्त, तेरे खिलाफ वो दरखास्त। दरखास्त उस टाइम कोई नहीं थी, बाद में दरखास्त बढ़ाई गई, वो तो बनाई जाती है, बढ़ाई गई। फिर चलो ये इन्होंने जिस तरह का खेल खेला कर दिया। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जमानत नहीं कराऊंगा, मैं नहीं कराई। मेरी 3 साल तक चलान पुटने में टाइम लग गया, चलान पुटने में मैंने बिल्कुल नहीं कराई, ना तो प्रीलिमिनरी कराई और ना वैसे कराई जमानत। जिस दिन चलान पुट हुआ उस दिन वकील मेरे ये पीके संधीर जी थे, करतार सिंह जी जिनकी डेथ हो गई, डीए रिटायर्ड थे, ये दोनों वकील थे। इन्होंने उस दिन जमानत ले ली जिस दिन चलान पुटअप करें उस दिन। मैंने 3 साल नहीं करे। आपको हरियाणा में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, राजनीतिक आदमी, जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और जमानत ना कराई। मुझे डर ही नहीं था उस टाइम, खौफ ही नहीं था। मेरे ऐसे आदमी से मैंने शिक्षा ले ली राजनीति की। मैंने क्या डरना है, अंदर जाना है, अंदर चले जाएंगे, क्यों कमी तो कोई है नहीं। आखिर में मकान का ही चलान हुआ, सिर्फ इस मकान का, जिसका मैंने कहा था हाँ ये मेरा है, उसी का हुआ। वो 100 करोड़ के कागज गायब हो गए। वो जो तो सर मैं वही जानना चाहता हूं। उन दिनों के अखबारों की कटिंग मेरे पास पड़ी है, देखना उसके अंदर कितने कितने क्या क्या लिखा हुआ है। मैं वही आना चाहता हूँ कि चौधरी भजनलाल एक दौर में डिक्टेटरशिप की भूमिका में रहे, लेकिन उनके साथ भी ये हुआ कि उनको, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे उनके साथ मतभेद रहे, फिर मैं मानता हूँ कि जो 67 सीट आई वो भजनलाल जी की वजह से आई थी। कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई तो उनकी वजह से हुई थी, क्योंकि देखो वो आदमी ऐसा था, कोई उनका बने ना, दूसरी बात उनका पूरा प्रयास रहता था, चाहे किसी नाते चाहे। क्योंकि तो मिलनसार बहुत जबरदस्त थे, घर लोगों में घुस जाया करते, जाके लोग किसी को मान लो जन आपको ले आना है तो आपके घर 10 हाजिर लगा दिया करते, ले आते थे, मिलने वाले थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं चाहे देवलाल जी के टाइम, चाहे भजनलाल जी के टाइम, चाहे बंसीलाल जी के टाइम, तीनों का टाइम, ये मेन तो लीडर यही थे, इन तीनों का टाइम मुझे मौका मिला है साथ काम करने का या विरुद्ध में काम करने का। इसलिए तीनों से मैंने राजनीति में बहुत कुछ जो है अलग अलग सीखा है। मैं किसी को अवगुण वो छोड़ दिया, गुण थे ना वो उनके ले लिए। तो उन्होंने जो ना, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी की 67 सीटें पहली बार आई थी हरियाणा प्रदेश में, पहले कभी नहीं आई थी। हालांकि इतनी हवा नहीं तो भी 67 सीटें आई थी। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि जब 67 सीट आ गई तो बाद में ये सब लोग सारे के सारे, इधर से देख लो आप, चाहे शैलजा जी जो भजनलाल जी के खिलाफ थी, सुरेंद्र सिंह MP बन गए थे जो भजनलाल जी के खिलाफ थे, वो इसके अपना MLA थे यहाँ से, वो भी इनके खिलाफ थे, परिवार भजनलाल परिवार के खिलाफ हो गया। राव इंद्रजीत जी इनके खिलाफ थे, और जो लोग छोड़ के गए हैं ना बाद में जितने भी, वो सारे के सारे, चाहे पंडित चिरंजीलाल जी बैठे थे, कुलदीप शर्मा जी, राव अजय सिंह जी, कैप्टन अजय सिंह जी, जितने बड़े नेता थे कांग्रेस के सारे MP जितने थे, रणवीर जिंदल भी उस टाइम MP था,
तो ये सारे के सारे जितने एमपी हैं सोनिया गांधी से मिले जाकर इन्होंने जो है ना भजनलाल की टाल करवाई थी, जो भजनलाल जी की, और हुड्डा साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया था। और इन्हीं लोगों को धीरे धीरे करके एक एक को किनारे कर दिया। सारे लोग जो है ना आज आप मतलब देखते हो जिसको बीजेपी सभी में ने इकट्ठा होके बनाया कि एक भजनलाल चौधरी भजनलाल जो जो भजनलाल परिवार है सारा बीजेपी में है, जो बंसीलाल परिवार है सारा बीजेपी में है। अच्छा, उनकी भी टिकट काट दी। बताओ, किरण चौधरी की बेटी को उन्होंने ये नहीं समझा कि चौधरी बंसीलाल बहुत बड़ी ताकत थे, और चौधरी बंसीलाल की वो पोती नहीं थी, वो उन्होंने उसके ऊपर सर पर पगड़ी बांधी थी, पगड़ी बांधी थी, वारिस बोल के कहते कि हमारी वारिस। हाँ, जब सुरेंद्र जी की, और वारिस का मतलब होता है कि राजनीतिक वारिस और परिवार की वारिस। हेलीकॉप्टर में जो सुरेंद्र सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, तो उस टाइम जो बंसीलाल जी ने पगड़ी जो बांधी थी श्रुति चौधरी के बारे, ये मेरी बारिश हो गई कर कोई, उनका इतना बड़ा नाम, उसकी आपने जो जीती जिताई सीट है वो आपने खो दी। और फिर इसलिए खो दी कि ताकि यहाँ किरण चौधरी को कमजोर कर दें, वहाँ अजय कैप्टन को खत्म कर दें, अजय कर दें। इन दोनों करने की चाल खेली कि यहाँ अहिर कैंडिडेट देते ताकि वहाँ अहिर देना नहीं पड़ेगा, इसलिए इनके रेट काट दी। इसी तरह से गुड़गांव में अजय सिंह की काट दी। इसी तरह फरीदाबाद में देखिए महेंद्र जी, मैंने बताया महेंद्र प्रताप जी बड़ी आदमी, शरीफ आदमी, एक राजनीति छोड़ चुके, 10 साल हो गए। उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, पिछली बार विजय प्रताप चुनाव लड़ा, इस बार विजय प्रताप ने चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्लियामेंट का चुनाव उनको लड़ा दिया जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप नहीं होगे तो आप जो आपके सामने चेहरा ही नहीं होगा, चमक नहीं दिखेगी थोड़ी बहुत, तो कौन वोट देगा आपको? तो ये सब मतलब नेतृत्व को दिख नहीं रहा क्या, जो केंद्र में? यही तो कह रहा हूँ मैं, नहीं दिया। बार जिस तरीके से मेहनत करता बार है, बार हम लोगों ने यात्राएं निकालता है, देखो मैंने तो लगातार दिख नहीं रहा। मैंने सारी वीडियो जारी करे थे उस टाइम, आपको पता है, बाद में सारे के सारे, लेकिन इनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब अहम इतना बढ़ गया था असेंबली के चुनाव में, उनको ये होगा कि हमारी वजह से ये बदलाव आ रहा है, बल्कि उनकी वजह से नहीं आ रहा था, ये बीजेपी की खिलाफत की वजह से बदलाव। लेकिन जनता कह रही थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 67 सीट नहीं चाहेगा, 65 नहीं चाहेगा। जो आम जनता कह रही थी कि ये चाहेगा कि 45 और 40 के बीच आ जाए ताकि बार्गेनिंग कर सके। तब जनता कह रही, तो जनता से कोई फीडबैक नहीं जाता। जनता की बात नहीं है। हाँ, ये जनता केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, नेतृत्व नहीं जी, वो वीडियो वायरल हुए हैं। यहाँ हंसी की बात है, हंसी में हमारे एमपी साहब चुनाव लिया था तो एमपी साहब भी वहीं थे, और हुड्डा साहब के बेटे अजय अपने दीपेंद्र हुड्डा जी भी वहीं थे। उनके सामने पब्लिक में जो बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, कहने लगे 60 सीट आएगी जी, 60 सीट आएगी। तो हमारे एमपी साहब ने कहा रहे 45 में सार लो काम। मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा कितना दिमाग फेल हो गया था कि 45 से सरकार कैसे बना लोगे? अरे देख चुके हो मध्य प्रदेश को, देख चुके हो कर्नाटका को, 50 भी आती तो बीजेपी ना बन देती, सीधा 10 MLA से इस्तीफा दिला देती, दिला के और मेजोरिटी एकदम नीचे आ जाता है, मेजोरिटी का आंकड़ा, और सरकार बना जाती। मैं कह रहा हूँ जब ये उस टाइम वो तो 40 में बना, राहुल गांधी कह रहा 40 वाला अहम था, नई कांग्रेस आएगी, हम परिवर्तन करेंगे। 40 वाला जो अहम बहम हुआ इनको 40-45 का, वो बहम हो गया 2009 वाला। 2009 में सेंटर में आपकी सरकार थी, स्टेट में आपकी सरकार थी, तो आप बना की सरकार। और फिर बाद में देख लो कि 2019 में 40 बीजेपी आई, लेकिन सेंटर में भी सरकार थी, स्टेट में आपकी सरकार थी, आपने मैनिपुलेट करके आपने सरकार बना ली। और भैया जिसकी सरकार है कम सीटों से तो वो बनेगी, नहीं कि दूसरा किसी को बनने देंगे। ये बहम, ये भी था उनके बहम। पहले तो टिकट बंटवारों में गड़बड़ करी, टिकट बंटवारे के अंदर जो है ना, बस और क्या बताएं कि ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनका कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं था, सिर्फ इतना जरूर था कि साधन उनके पास अच्छे थे, पैसे उनके पास बहुत अच्छे थे। मैं ये नहीं कहता कि टिकटों का टाइम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि साधन वाले लोग थे जिनको टिकटें दी गई, सबको टिकटें, गुण नहीं देखा गया उनका। और फिर बाद में कोई कमी रहेगी, उस टाइम बड़ी लोगों में नाराजगी आई थी, फिर भी कमी रहेगी तो उसको और पूरा किया अच्छी तरह से। जरूर जो है पार्टी का चुनाव करना है, जहाँ कैंडिडेट यूँ दिखेगी शायद ये जीत सकता है और इनका अपना नहीं है, तो इन्होंने आज़ाद खड़े कर दिए। अकेले नरवाना के अंदर 60,000 वोट कांग्रेस और बीजेपी से न्यारे गिरे हैं, 3 आज़ाद उम्मीदवारों गिरे हैं। उनके तीनों के थापी इसी घर से लगी हुई थी, थापी बहुत मार रहे थे इस बार जगह जगह, इसी तरह बाहर डाम थे। एक को दे देनी चाहिए आपको, अगर थापी मार दी, लोकल कैंडिडेट वहां था। चलो मैं कह रहा हूँ केंद्रीय नेतृत्व को नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा। केंद्रीय नेतृत्व सरेंडर कर गया था। कारण क्या है कि लगातार 2009 के बाद कांग्रेस सरकार नहीं आई है, और हर बार इसी पे जनता ये कह रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण नहीं आई है। अकेले हरियाणा नहीं है, सारे देश में देख लो कांग्रेस कैसे कमजोर होती जा रही है। टिकटें बंट रही थी, और राहुल गांधी जी अमेरिका जा रहे थे उन दिनों में,
पीछे कौन बांट रहा था? अकेले इनको सौंप गए थे हुड्डा साहब को। 72 सीटें, ये अपने आप को गुमान महसूस करते हैं कि 72 तो मेरे कहने से मिली है, इसका मतलब है कि जो कुछ हूं मैं ही हूं। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों में, जो लोग और भी जातियां थी सारी जुड़ गई थी। धीरे धीरे सबका ये आने लग गया कि हुड्डा सरकार बनावेगा, हुड्डा फलाना करेगा, टिकड़ा करेगा। ठीक है, लोग कहते थे कि भाई हुड्डा को टिकट बंटवारा दे दिया जाए। लोग समझते थे भाई शायद बात बन जाएगी कि सरकार आ जाएगी। तो पार्टी ने दे दी 72। देने के बाद फिर सरकार आई तो नहीं, क्योंकि आपने खेल ऐसा खेला, आपको घमंड हो गया। नहीं, लेकिन उसी दौर में जो नीचा दिखाया चुनाव में दो हेलीकॉप्टर थे, प्रचार के लिए चलते थे, और दोनों उन्हीं के घर से चलते थे। अरे भाई, किसी और जाति के आदमी को ले लो, किसी और नेता को ले लो। टिकट बंटवारा जब होने लगा ना, मैंने किसी सीनियर नेता से बात की, कहने लगे ये तो दो को बुलाते हैं जी, CLP लीडर को बुला रहे हैं और पार्टी प्रेसिडेंट को बुला रहे हैं, तीसरे को नहीं बुला रहे। ये दोनों तो एक कार की सवारी थी, एक ड्राइविंग करता था और एक बाद में साथ में कंडक्टिंग करता था। चुनाव में जिस तरीके से पूछा ही नहीं गया किसी को, जिस तरीके इग्नोर किया गया। कुमारी वीडियो जारी हुए, वीडियो अब जैसे हमारी शैलजा जी के बारे में था, नागलोक से वीडियो हुआ, वो वीडियो हो गया। चलो मान लिया कि वो बहुत अनफॉर्चुनेट पीरियड था, किसी किसान ने या जमींदार ने कोई ऐसी बात कह दी थी, लेकिन आपको बाकायदा आगे आगे बयान देना चाहिए था कि भाई ये बात नहीं है, वो हमारी मान्य लेता है, सम्मानित लेता है, फलानी लेता है, कुछ बात तो आप कहते हैं। आपने कुछ नहीं कहा, वो वीडियो को वायरल किया। बल्कि लेकिन हरियाणा में कहा कि एक वायरल किया होगा, एक दलित लीडर है कुमारी शैलजा, कांग्रेस की पुरानी लीडर है, लेकिन उसको एक टिकट जो पहले दिन से कह रही थी, उसने अनाउंस कर दिया था कि नारनौल से सबसे बड़ी बात है, वो कर दिया था, अनाउंस कर दिया था, वो बात है, बिल्कुल है, वो भी टिकट नहीं दे पाए। मतलब कहने का कि आपने किसी के साथ जो है ना, कहते हैं जोड़ के करें, जैसे चौधरी देवलाल जी जोड़ते थे, जोड़ने के बजाय आप काटते रहे। आपने ये सोच लिया कि सारा आपकी वजह से होने लग रहा है। यूँ नहीं, सारे लोग जुड़े हैं तो हर एक के वोट होते हैं, हर एक का लीडरशिप का अपना असर होता है, प्रभाव होता है। आप इकट्ठे मिलकर बढ़ोगे तो बात बढ़ जाएगी आपकी। लेकिन ना तो टिकटें बंटवारे में किसी को शामिल किया गया और आदमी को तीसरे को, ये दो छोड़ के, और ना ही जो है ना प्रचार में शामिल किया गया, और नहीं क्या दिया प्रचार किया गया कि बाद में जैसे मीडिया लोग तो उठाएंगे कि शैलजा जी प्रचार करने के लिए नहीं आ रही, शैलजा जी प्रचार करने के लिए नहीं आ रही, मतलब उनके खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि वो नहीं करने आ रही। इससे क्या हुआ कि प्रचार उनके उल्टा पड़ा, और धीरे धीरे कुछ कम्युनिटीज जो है ना कांग्रेस से हटती गई, और बीजेपी उसको स्टडी कर रही थी। बीजेपी ने 1 तारीख के बजाय 5 तारीख को चुनाव रखे, पहले 1 के थे, फिर 5 को किए। उनको पता था कि थोड़े दिन और निकल जाएंगे तो कमजोर होगी कांग्रेस, और वही हुआ। दिन और आगे हो जाता तो हमारी तो, अब देखिए नारनौल की सीट कर लो आप, संपत सिंह जी इसमें पार्लियामेंट में 40 सीटें जीती थी नारनौल, 40,000 से, सॉरी, और बाद में MLA हमारा कितने पर आ गया, 15,000 जीत। 2 दिन और लेट हो जाते वो भी सीट चली जाती। तो इस तरीके से हम तो काटते रहे वोटों को, और काटते रहे। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से हरियाणा में एक माहौल, लोग कह देते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं अमित शाह से मिले हुए हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं, और चुनाव से पहले जब एक बाबा मस्तनाथ के डेरे में कार्यक्रम था, उसमें जहां अमित शाह जी आए हुए थे, वहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गए थे। लोग कयास लगा रहे थे कहीं ना कहीं इनकी आपस में मतलब कुछ मिली हुई है, कुछ गेम चल रहे, कुछ खिचड़ी पक रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि बीजेपी के कहने से आजकल लोग जो इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, हम लोग समझते हैं राजनीतिक लोग भी गुमराह कर देंगे उनको, हमें नहीं पता होता इतना लोगों को पता होता है। नीचे ग्राउंड पर जो है ना, आम आदमी को इस बारे में ज़्यादा पता होता है। आम आदमी ने जो स्वाभाविक है कि बहुत लोगों ने बाद में कहना शुरू किया था कि हाँ शायद डरते जो है ना ये सरकार बीजेपी को सौंप दी, कोई कुछ करने लग गया, कोई कुछ करने लगा। मतलब ये बातें चली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें नहीं मालूम है कि कैसे हुआ, लेकिन कहीं न कहीं से तो ये चली है ना। कहीं न कहीं पब्लिक का जो शीशा दिखाती है, पब्लिक दिखाती है, तो उस बात तो झूठ नहीं होता, कहीं के दम तो कुछ न कुछ होता है। इस बात को फिर आपने साबित कर दिया, और इस बात को क्यों कर दिया जी, कहीं जोड़ लो। अच्छा आप असेंबली का चुनाव लड़ना पड़ गया आपको, CM थे जब, किससे फायदा दिलाया, किस थे, श्री कृष्ण हुड्डा से। फिर आप पार्लियामेंट छोड़ी तो लड़ाया किसको चुनाव, दीपेंद्र हुड्डा को। क्यों श्री कृष्ण हुड्डा को लड़ाया? नेशनल पार्टी है, मैं बताता हूँ रीजनल पार्टी का। चौटाला जी ने CM बनने के बाद जो है ना, यहाँ दड़बा भी चुनाव लड़ा, और विद्या देवी बैनवाल थी MLA, उसका इस्तीफा दिलाया था। उसके बाद उसको राज्यसभा में भेजा। वो राजनीतिक लेडी नहीं थी, उनके पति थे, बहुत बड़ी आदमी थे, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसको राज्यसभा भेजा, कितना मान सम्मान दिया। और रीजनल पार्टी ये काम करती है, वरना अपने बेटे को बना सकते थे। मैं नहीं कहता बाद में बेटों को नहीं बनाया, लेकिन उस टाइम जिसने सीट छोड़ी उसको मान दिया।
और इन्होंने यहाँ उसको देने के बजाय इनको दे दिया। फिर आप देखो 2019 में 10 लोकसभा सीट हार गई हरियाणा की, तो 10 आ रही ना, एक तो नहीं आ रही। लेकिन आपने एक को ही माना कि रोहतक हार गए। 2020 में राज्यसभा का चुनाव आ गया। अब राज्यसभा चुनाव के अंदर देखो ना, आप किसको लाना चाहिए था, आप अपोजिशन लीडर बन गए। और आप अपोजिशन लीडर बन गए हो तो आप किसी को एससी को, किसी बीसी को, किसी और को लेके आते, वो भी तो वोट चाहिए आपको। कांग्रेस पार्टी है जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, यार थी, इसमें कोई दोहराई थी, लेकिन आपने लाकर स्टेट पार्टी भी नहीं छोड़ी, अपनी घर की पार्टी कर दी। राज्यसभा में अपने बेटे को ले आए, क्यों? उस टाइम शैलजा को नहीं ला सकते थे, उस टाइम किसी बीसी लीडर को नहीं ला सकते थे, आप आपके हाथ में था वो तो। लेकिन हाईकमांड को कहाँ दिखाई दे रहा था, हाईकमांड तो ये कब्जे में आ गया था, इनको कर दिया। आपने शाही का जिक्र भी किया है कि शाही का फैन बदल के जिस तरीके से राज्यसभा की सीट हराई गई और उनको इनाम के तौर 2016 में देखो, इनाम के तौर पे लोकसभा की 2016 में नहीं हराई रहने की, 2016 में एक मजेदार बात है, किस तरह से पार्टी मतलब मैं कहता हूँ कि एक घर में कब्जे में आ गई किस्म की। 2016 की बात है, 15 एमएलए कांग्रेस पार्टी के थे और 22 एमएलए लोकदल के थे। अपोजिशन उस टाइम अभय सिंह बने थे, तो 37 एमएलए हो गए। और मिस्टर आनंद जो थे एडवोकेट थे, वो सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद लेके और वो राज्यसभा चुनाव लड़ रहे थे, लोकदल ने भी उनको सपोर्ट किया था। 37 एमएलए से आराम से आप जीतते, कंफर्टेबल मेजोरिटी होती है आपके पास। अब हुड्डा साहब उस टाइम हाईकमांड से ये लेके आते हैं छूट कि मुझे तटस्थ रहने का अधिकार दिया जाए, कि मैं वोट नहीं डालूंगा। हाईकमांड मान गया, कमाल है। फिर वो हाईकमांड रह गया क्या? आप राज्यसभा कैंडिडेट लड़ा रहे हो और एक एमएलए कह रहा है आपका अपना लीडर मानते हो जिसको, वो कहता है मैं वोट नहीं डालूंगा, छूट दे दी जाए मुझे। छूट दे दी उस आदमी को, फिर कहाँ रहेगी हाईकमांड, कहाँ पार्टी रहेगी, कहाँ एआईसीसी रहेगी? उसमें क्या हुआ, उसके बाद आपने एक इंडिपेंडेंट एमएलए से पेन बदलवा दिया शाही, और बाकी एमएलए जो साथ आपके गए थे बाद में कांग्रेस पार्टी के वोट डालने के लिए, वो सारे वोट कैंसिल हो गए और वो हार गया आनंद। तो और जीते कौन? गोयनका जी। तो पेन बदलने तो वाला लोकसभा मनी पावर चला कि नहीं चली? मनी मैं कह रहा हूँ सर, मैं फिर वही उसी पे आ रहा हूँ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, उनको टिकट मिल गई लोकसभा की और मैं यही कर रहा हूँ ना, सांसद बन फिर गए। कोई कार्रवाई तो इनाम दिया, इनाम दे दिया, ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं। और 2022 में ये जैसे 19 का हुआ ना, इसे 2022 के अंदर जो है ये था कि भी रणदीप सुरजेवाला जी को बनाएंगे राज्यसभा का, लेकिन हाईकमांड को विश्वास नहीं था कि हरियाणा में इसको जीतने देंगे। 31 एमएलए थे, आराम से जीत सकते थे, तो उनको राजस्थान भेज दिया। और यहाँ अजय माकन जी को भेजा, भी सीनियर आदमी है पार्टी का, तो असर पड़ेगा, इकट्ठे रहेंगे, उनको भी हरा दिया। 31 होते हुए उनको भी हरा दिया। मतलब इस तरह इतने खेल खेले, फिर भी कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आई। तो आप कांग्रेस में जब आप आए थे तो क्या मकसद लेकर आए थे, क्या देखिए मेरा तो ये था कांग्रेस उस में मैं वो मेरे लिए अनफॉर्चुनेट टाइम था कि मेरे इमोशनल डिफरेंसेस जो थे, कोई वैचारिक वाली बात डिफरेंसेस नहीं थे लोकदल पार्टी से, और वो इमोशनल डिफरेंसेस की वजह से जो मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन मैंने कर ली थी। और जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तो मुझे कहा तो गया था कि क्यों मेरा बटू हल्का टूट गया था, फतेहाबाद था, जहाँ मैं बटू से 82 में बढ़ा, 87 में बढ़ा, 91 में बढ़ा, 96 में लूज कर दिया, तो 98 में फतेहाबाद बाई इलेक्शन आ गया, वही असेंबली वही मिल गई और फतेहाबाद बाई इलेक्शन में जीता, बहुत अच्छे वोटों जीता। और फिर 2000 में फिर जीत गया, 5 सीट लगातार मैं उसी एरिया से जीता हूँ, 5 बार चुनाव लगातार। और उसके बावजूद मेरी जो बात हो गई थी, मुझे फतेहाबाद टिकट नहीं दी गई, मुझे नलवा दे दी, जबकि चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी जी चुनाव लड़ रही थी नलवा से बहुत बड़ा कैंडिडेट थी, और आदमपुर के 35 गांव आदमपुर के थे इसमें, और शहर था। लेकिन मैं कहता हूँ इन लोगों को मैं कभी भूल नहीं सकता, नलवा के लोगों को कमाल कर दिया इन लोगों ने, मुझे आते ही उठा लिया, मैं डरा हुआ था, लोगों ने उठा लिया और 11,000 वोटों से उनके सामने जिता दिया। तो मैं इनका एहसान नलवा वालों का कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उखराना जीते, बरवाड़ा जीते, फतेहाबाद से क्योंकि मेरी वजह से लोगों में विरोध आ गया कि संपत सिंह को टिकट नहीं मिली, तो लोगों ने आज़ाद को जिताया, ये अपना जो प्रहलाद सिंह जी की लखेड़ा है ये जीता। लेकिन ये चारों एमएलए कांग्रेस के काम आए ना। फिर देखो तो मुझे अहमियत नहीं दी, ना पार्टी में दी ना सरकार में अहमियत दी, नलवा तक मुझे सीमित कर दिया। पहली बात तो है कि यहाँ से मेरी गलती क्या मानते हैं, ये गलती मानते हैं आप शैलजा जी के पास गए चुनाव के बाद
और आप 18 करोड़ रुपए जो है ना स्लम डेवलपमेंट और हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए आज़ाद नगर के लिए पैसे ले आए। मैंने ये शुरू कर दिया आज़ाद नगर की सेवा करने के लिए। बोले वहाँ से लाने की क्या जरूरत थी। पता इनको जब लगा जब 5% स्टेट को देना था हिस्सा, स्टेट को 95% सेंटर का पैसा था, 5% स्टेट का था। तो मुझे कहा गया बोले स्टेट के पास क्या पैसे नहीं थे। बोले साहब आप वहाँ तक गए उनसे पैसे ले आए। मैं ये पैसे तो काम आएंगे, सेंटर का पैसा है, मैं तो और बहुत लेके आऊँगा। लेकिन वहीं मतलब एक किस्म का मेरे पर कट लगाना शुरू कर दिया। मतलब मैं उसने सख्त जारी कर लिया, सख्त जारी कर लिया। मैं ले गया उन लोगों के लिए पैसे लेके आ रहा हूँ, मेरी जेब में थोड़े डाल रहा हूँ। लेकिन चलो जो हो गया उनके उन चीज़ों की वजह से मुझे कोई भी जो है ना कैबिनेट में या पार्टी में किसी चीज़ में कोई कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कहीं सरकार में कोई अहमियत नहीं थी। वो दूसरी बात थी, मैं मेरा अपना दिमाग, मेरा अपना अनुभव और मेरा अपनी लगन थी, उससे मैं नलवाल की सेवा तो की, बहुत ज़बरदस्त की। ये कुंवारी साइड गांव तो आपके देखे हुए हैं, चाहे भोजराज हो चाहे नलवा हो, आजाद चाहे नगर दिख रहा है जितने कि सारे आजाद गांव नगर हैं। में जो नहीं डेवलपमेंट वो की 11 पानी गांव हैं, पानी पीने के लिए नहीं था। मैंने स्पेशल नलवा माइनर निकलवाया वहाँ। वो दूसरी बात है, उसका ओपी जिंदल नाम इसलिए रख दिया कि जिस दिन हुड्डा साहब आए वहाँ नींव पत्थर रखने के लिए, तो सावित्री जिंदल जी और नवीन जिंदल जी दोनों थे गांव में, उनका गांव था। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की बार बार कि जिंदल साहब का नाम रखवा दो, जिंदल साहब का नाम रखवा दो। मैंने कहा भाई इतने बड़े वो रहे हैं, इंडस्ट्रियल रहे हैं, जो बेटा उनका एमपी है वो सावित्री जी है, और क्योंकि पृथ्वी जो इनका बेटा है बड़े वाला, वो हम लगभग कॉलेज में साथ ही थे। हालांकि एक मेरे से एक क्लास आगे था, लेकिन हमारा अच्छा मिलना जुलना था उन दिनों में घर को। तो मैंने कहा मैं चलो जी ओपी जिंदल नाम रख दो घर को। ओपी जिंदल उनका नाम रख दिया। वो माइनर मैंने बनवाया वहाँ का। और उसके बाद जो आज़ाद नगर की तो कोई हालत ही नहीं थी, ना सीवरेज थी, ना पानी, ना तो सड़क थी, ना बिजली थी, कोई लोगों को इकट्ठा होने के लिए कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं था, कोई और नहीं था। तो सारी जगह से सीवरेज का करवाया, सारा पानी का करवाया, सारा बिजली का कराया। 32 एकड़ में वाटर वर्क्स, 34 एकड़ में वाटर वर्क्स बनाया। इतना पानी मतलब बढ़िया, लोगों को दूसरी मंजिल तक जाना बिना मोटर के पानी चलता था, ये कर दिया। कम्युनिटी सेंटर बनाए, एक जगह जोड़ी पड़ी थी उसका कम्युनिटी सेंटर बना दिया। एक जगह डीसी रेजिडेंस पे सरकारी ज़मीन थी, 6 एकड़ ज़मीन, और वो कम्युनिटी सेंटर, वो सेंटर की जो मिनिस्ट्री से पैसा आया था उसका वहाँ इस्तेमाल उन्होंने भी किया था। आज जो आज़ाद नगर पार्क है आपको 6 एकड़ वाला, ऐसा पार्क आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा इस हार को। लोगों ने मेंटेन बहुत अच्छा किया है, वो उनके वहाँ के लोगों का काम है। जितने रिटायर्ड लोग हैं और लोग हैं, जितने अच्छे लोग हैं सारे, वो उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन आज उस बात की निशानी छोड़ गया था। डाकाना यहाँ करा दिया, फायर ब्रिगेड यहाँ करा दिया, हॉस्पिटल यहाँ बनवा दिया। मतलब कहने का कि सारा काम जो है ना आज़ाद नगर को, मुझे खुशी है कि मैं उसको शहर के हिस्से में जोड़ने लगा, वरना तो पंचायत थी यहाँ। शहर के लोग एमएलए बनते तो उस आज़ाद नगर की दा नहीं जाता था। आज़ाद नगर भी है क्या, कोई चीज़ है क्या? चाहे ये जो आपका जो है नवदीप कॉलोनी है कि नहीं है, कोई अमरदीप कॉलोनी है कि नहीं है, कोई किसी को कोई मालूम ही नहीं था कोई चीज़ का। ये करवाया तो ये तो मेरे चलो अपने बलबूते और अनुभव के आधार पर। लेकिन मुझे कोई मौका नहीं देने की वजह से लोगों में नाराजगी आई। तो फिर वापिस देखो झटका, लोकदल के लोगों ने कांग्रेस को ले गया 2009 में, और वही लोकदल के लोग जो कांग्रेस में आए थे वो वापिस चले गए। मैं भी हार गया नलवा में, फतेहाबाद भी लोकदल जीता, यहाँ भी लोकदल जीता, बरवाड़ा भी लोकदल जीता, उकलाना भी लोकदल जीता। चारों सीटें लोकदल को गई थी, और एमपी भी लोकदल का बना 2014 में। इनको तभी भी आंख नहीं हुई कि देखो संपत सिंह के साथ तुमने जाति करी तो ये रिजल्ट आप आ रहा है। उस टाइम सीट दी थी, अब सीट ले रहे हैं लोग, नहीं आई सुन में। इसलिए हर बार मेरे तो मतलब एक किस्म का धक्का किया गया। बाद में 2019 में मैंने मजबूर होकर गुस्से में आके घर परिवार भी कहने लगा क्या करो मर के ऊपर, फिर मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो इसलिए कर ली कि मुझे भरोसा था कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उनके साथ मेरे बहुत निजी ताल्लुकात थे, अच्छे ताल्लुकात थे उनके साथ। तो चलो बीजेपी चला गया। फिर ये पीछे पड़ गए कि नहीं 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 आप कांग्रेस में आओ, आपका ये नहीं होगी वो नहीं होगी। इधर यहाँ वो गौरव को मुझे ले जाके विनू गोपाल से मिलाया, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से, कि बोले जी ये बहुत बड़े ये हैं वो है पुराने, क्या क्या पता नहीं बढ़ाई करी, जो भी करी घर को ठीक है। मतलब कहने का हमें घेर घार के वापिस जो है कांग्रेस में ले आए। तो हमने ठीक है चलो काम करना शुरू कर दिया और कर दिया। लेकिन फिर भी जब चुनाव आया, ये बात जब यहाँ मैंने नाम वापिस लिया तो दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे यहाँ, तो अंदर बैठे थे हम, कह रहे अंकल सब कुछ ठीक चल रहा था, लास्ट में आप थोड़ा सा जो है ना शैलजा की तरफ आपका झुकाव हो गया था। अरे भले आदमी हो, इस वजह से टिकट काटी है। मतलब हद ही हो गया, आप ये ओपनली आप मुझे कहने लग रहे हो कि कोई झिझक नहीं आपको ये कहने की। तो फिर बताओ फिर अब क्या रह गया पार्टी के अंदर?
ये लोगों ने जवाब दे दिया, तब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। नहीं, चुनाव में उम्मीद थी, बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस आएगी, क्योंकि कांग्रेस इसलिए आ रही थी कि बीजेपी से लोग तंग थे, बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे, लेकिन कांग्रेस अपनी ही गलतियों का नहीं आई, आप कह रहे हो। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम बदलाव करेंगे, संगठन बनाएंगे। तो क्या आपको उम्मीदें थी कुछ जो अब तक रुके हुए थे? नहीं, उन्होंने देखो एक स्पष्ट बयान उस टाइम दिया था, उस बयान से थोड़े बहुत हम उत्साहित हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं वो अपना इंटरेस्ट वॉच करते रहे, अपना हित देखते रहे, पार्टी का इतना उन लोगों ने देखा, इस वजह से हमारे हैं। इसका मतलब साफ था कि किसने करी गड़बड़ सारी, तो ये उम्मीद थी कि हाँ परिवर्तन आएगा। लेकिन 1 साल के बाद रिजल्ट क्या आया, वापस पार्टी उन्हीं को सौंप दी। अब फिर आदमी अंदर सारे बात करते हैं, जितने एमएलए बने हुए हैं और नेता जितने भी लोग हैं, मेरे पास बहुत टेलीफोन आते हैं, बातचीत आपस में करते हैं, सारे दुखी हैं, ऊपर बोलने की हिम्मत नहीं है कि वो कहते नहीं कि बुआ कौन खोलने वाली बात होने लग रही है। तो ठीक है, मैंने कहा भी बुआ मैं खोलता हूँ, ठीक है, संघर्ष की लाइफ व्यतीत करी है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं फूल की सेज पर जा रहा हूँ कि मैं वहाँ बहुत ज्यादा मतलब वो उसमें मुझे राजनीति में फायदा मिलेगा, मैं तो कांटों की जाऊंगा, लेकिन कम से कम कांटे चुगने की हिम्मत तो रहे ना। आपने लिखा है, रास्ता तो बना लेना। आपने लिखा कि मैं हरियाणवी हूँ, और मैं उसी पे आना चाहता हूँ कि जिन मूल्यों से राजनीति की शुरुआत की थी, हाँ, उन्हीं मूल्यों को वापस कर सकते, जहां हमने इंट्रो शुरू किया कि जिन मूल्यों की हमने शुरुआत की थी और आपने राजनीति की शुरुआत की, क्या अभी कांग्रेस में नहीं हो, किसी पार्टी नहीं, में मैं देखिए क्या मैं विश्वास कर सकता हूं कि आप उन मूल्यों पे रहोगे, उन मूल्यों पे राजनीति करोगे? देखिए, मुझे इस बात का भी दर्द है कि हरियाणा प्रदेश में मेरे राजनीतिक जीवन में कभी भी भाखड़ा 4 महीने बंद नहीं रही, नहर भाखड़ा बंद हो गई। कांग्रेस पार्टी के पास 37 एमएलए थे, हिम्मत नहीं हुई सड़क पर आ जाएं आप। बयान भी तो आप बने रहे, बयान तो आप देते रहे, बयान तो हम ही घर पर बैठ के देते रहे, हिम्मत तो नहीं करी ना किसी ने कि सड़क पर आने की, लोगों की मदद के लिए हम आ जाएं सड़क पर, ना, मतलब ही नहीं है। और दूसरा काम, इस बार जैसे किसानों के साथ हो हुआ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। घर कोई ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं थी तकलीफ, सारे हरियाणा में फ्लड आए थे, 95 में भी, 78 में भी, बाद में भी। इतनी बड़ी पड़ी हरियाणा के पास मशीनरी जो है, जगह जगह गोडाउन बंद पड़ी है, सरकार को खुद को पता ही नहीं है कि वो मशीनरी का जर लग रहा है, क्या लग रहा है। पंप बहुत हैं, इंजन बहुत हैं, पाइप बहुत हैं, कहीं कोई काम नहीं किया, बल्कि संत रामपाल का काम दिख रहा था, नजर आ रहा था, लोग संत रामपाल का नाम लेने लगे, बार बार करने लगे, विपक्ष कहीं नहीं, इनके पंप तो आ रहे हैं सारे गाँव के अंदर। जिस तरह से फसलें नष्ट होगी, गांव में पानी ठहर गया, गांव के घर काफी लोगों के गिर गए, डंगर पशु लोगों के बर्बाद हो गए, और अब भी ऐसा है कि दूसरी फसल की उम्मीद नहीं है, एक नया पैसा सरकार ने दिया नहीं है, लोग तंग हैं। तो किसान यूनियन वगैरह जो थी ना, वो तो फिर भी आवाज उठा रही है, लेकिन पार्टी में हिम्मत तो अब तक नहीं आई कि हम उनके लिए, किसानों के लिए सड़क पर उतर जाएंगे। अब तो इनका घर बसा दो, अब तो इनको अगली फसल का दाम दे दो, कुछ न कुछ है, फसल बिकी है, जो बेचने के लिए तैयार हो गई, जो निकाल ली है फसल, उसका दाम दे दो, या खाद के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ये दे दो, बीज के लिए कुछ कर लो, कुछ तो कर लो, हम बयान दे देंगे, चावल की मंडी में जाएंगे, वहां जाके 4 चावल उठा के दाने, और अब ये नहीं हो रहा, यहाँ वो नहीं हो रहा। जो लोग पहले दिन आप लोग देते हो, मीडिया में देते हो, वही चीज को उठा के अगले दिन बयान दे देते हैं, कोई नई चीज अपनी तरफ से नहीं निकालते कि ये चीज हो रही है। अब चीफ मिनिस्टर क्या कह रहा है कि हमने 1.25 लाख HKRN में लगा रखे हैं, इसका मतलब 1.25 लाख नौजवानों का हम शोषण कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि हमने इतने कॉलेज बना दिए, क्या हाल है मंगाली कॉलेज का, क्या हाल है बालसुंद कॉलेज का, क्या हाल है उगानंद कॉलेज का, ना वहाँ स्टाफ है, ना लेना है, ना कोई देना है, अगरुआ है। अब स्कूल नीचे बैठ गए, कॉलेज बैठ गए, यूनिवर्सिटियां बैठ गई, जिनके बारे में मैंने कई बार जिक्र किया, बयान दिए हैं। आज एजुकेशन को बिल्कुल आपने सरेआम बाजारीकरण कर दिया। बड़ी बड़ी अकेडमियां खड़ी है यहाँ, वो क्यों खड़ी है? उन्हीं के पर कॉलेजों में सीटें आधी भरी, आधी नहीं भरी है। स्वास्थ्य की बात करूं तो सर देख रहा हूं कि अल्ट्रासाउंड की महिला जो प्रेग्नेंट है 35 पर्ची सुबह डॉक्टर काटता है, लेकिन वहां रोजाना 200 से 300 महिलाएं आती हैं और 7 दिन 8 दिन 10 दिन नंबर नहीं आता। हालात ये है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे क्या उम्मीद की जाए कि मेरा ये मैं जो भी कहूँगा और किस प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा, इन मुद्दों को उठाएंगे और उन मुद्दों के लिए जनता के साथ लेकर लड़ेंगे भी। मुद्दों के लिए अकेला बयान की बात नहीं रही। अब बयान के लिए तो लोगों को समझाने के लिए तो बयान ठीक है कि ये चीज होने लग रही है। जैसे आप आपने ये बात बताई, बहुत अच्छी बताई
इन्होंने बार बार जो है ना, जो पहले स्कीमें निकाली, ये बीमा, वो बीमा, अटल बीमा, डिग्री बीमा, आयुष्मान, अब ये सारी धीरे धीरे करके उनको हटाते जा रहे हैं। अब पिछले दिनों मुझे हैरानी है कि गोड्डे और कुल्ले का जो है ना सिविल अस्पताल में काम कराओ, आप किडनी का जो है ना आप यहाँ मतलब जो है ना आपका रिसाइकलिंग का जो भी करते हैं कि वो भी यहाँ कराओ। कोई है ही नहीं यहाँ सिविल हॉस्पिटल के अंदर। आपका ऑपरेशन थिएटर, CSR एक मशीन होती है छोटी सी, जो आपका जो है ना मैग्नीफाइड पिक्चर देती है अंदर। उसके अंदर मैंने पूछा डॉक्टर से कि क्या होती है ये, कि आप देखोगे तो आगे जो पिक्चर आएगी ना वो C शेप की आएगी, मैग्नीफाइड आएगी, बड़ी सीट आएगी। उसके बिना हम ऑपरेशन नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। और अब कह दिया वो ऑपरेशन वहाँ होंगे सिविल हॉस्पिटल में। 3 साल से मशीन खराब, CSR की मशीन पड़ी है, छोटे से जिसको ठीक नहीं कर पा रहे। आप क्या उम्मीद करें? गरीब आदमी को तो मार दिया बेचारे तो को। आपको लगता है कि किसी अभी जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं कि उनके मूल्य बचे हुए हैं नहीं। जो आपकी बीच उसको समझ पाएंगी? नहीं, आप जो लड़ाई देखिए लड़ना मेरा चाहते तो हैं। ये है कि मेरे प्रयास तो ये रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसमें कोई 100% सफल हो जाऊंगा और हो जाऊंगा, मैं किसी कोई पार्टी को जाके इतना ज़्यादा उसमें परिवर्तन ला दूंगा, नहीं। लेकिन मेरे प्रयास ये रहेंगे कि मैं मतलब इस बात के मुद्दों के लिए तैयार करूं कि हाँ इसके लिए कुछ करें भाई। मतलब जिस भी पार्टी में जाओगे अंदर भी संघर्ष करोगे और बाहर भी बाहर संघर्ष भी करूंगा, बिल्कुल ये रहेगा मेरा, बिल्कुल रहेगा ध्यान। मैं ये नहीं कह सकता आज कि मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि क्या होगा पता नहीं, देखो आगे। लेकिन मेरा मतलब कहने का है कि उस मेरा मतलब दिमाग के अंदर जो चीज़ें आ रही है उनको मैं लागू कर सकूँ घर में। जिस तरह का सारा प्रदेश के अंदर लूट मची हुई है, हर वर्ग के साथ लूट मचा रखी है घर में। अब बार बार कहते हैं ये मतलब लोगों को आप भिखारी बनाते जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, भिखारी बनाते जा रहे हो। मतलब कि हमारे आगे आए और थैले के ऊपर उसको अपनी फोटो लगा के और दे रहे हो। काम के बदले अनाज तो देवलाल जी ने भी शुरू कराया था, लेकिन फोटो नहीं लगाई कभी भी। अब ये फोटो लगती है, कभी चीफ मिनिस्टर लगती है, कभी प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगती है। अब ये फोटो लगा के क्या कर रहे हो आप घर पर? इसका ये कर रहे हो कि आप सब कुछ पॉलिटिकल उसमें लेना चाहते हो अपना। तो ये बातें तो जो जिस तरह हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है जी। देखो जिस तरह तो सर आखिरी सवाल है, कांग्रेस में आपने इस्तीफा दे दिया है, कैसा महसूस कर रहे हो? देखो मैं ईमानदारी से बताता हूँ, रात को मैंने बड़े आराम से सोया, दिमाग में काफ़ी हलचल रहती थी सारी की सारी। इस्तीफा देने के बाद सर हल्का हो गया, आराम से सोया हूँ। आज सुबह से आप जैसे साथी मीडिया के हैं उनसे बात कर रहा हूँ, और उसके बाद कोई चिंतन करूँगा कि आगे के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रोफेसर संपत सिंह जी हमारे साथ थे और हमने इंटरव्यू की शुरुआत वहाँ से की कि इन मूल्यों की जो राजनीति थी और खासकर उस दौर में चौधरी देवीलाल की जो राजनीति थी, जिनको जननायक कहा गया है, जिन्होंने जमीन पे काम किया, और उनके बारे में ये भी है कि वो फैक्ट्री थे नेताओं बनाने की। जैसे हीरे की पहचान जौहरी को होती है, वैसी वैसी पहचान उनको थी कि कौन लोग राजनीति में आए हैं और लंबे चलेंगे उनको वो तराशते थे। लेकिन आज का जो दौर है वो दौर ऐसा है, पूरी प्रोफेसर साहब ने बात की है, वो दौर अपने ही लोगों को मिटाने का है, अपने ही लोगों को तोड़ने का है। और उनसे फरी होकर खासकर जो कांग्रेस पिछले 2009 से लेकर 2024 तक कांग्रेस के जो हालात बने हैं, हरियाणा की जनता साफ देख रही है कि वो हालात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण बने हैं। वो हरियाणा की जनता में चर्चाएं हैं, मगर पता नहीं क्यों केंद्रीय जो नेतृत्व है, चाहे वो उसमें राहुल गांधी जी, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, उनको क्यों नहीं दिख रहा है। और एक ही परिवार को कमांड दी गई है, वो साफ दिख रहा है। और उसके विपरीत चाहे उसमें कैप्टन अजय यादव है या चाहे दूसरे हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं, कैप्टन अजय यादव वहाँ बने हुए हैं, उनके हालात क्या वो भी जनता देख रही है। तो संपत सिंह ने बड़े विस्तार से इन मुद्दों पर बातचीत की है और भविष्य में भी कह रहे हैं कि लगातार हम मूल्यों की लड़ाई जो हमने स्वतंत्र से शुरुआत की थी, वो मूल्यों की लड़ाई आखिरी तक जब तक वो जीवित रहेंगे लड़ेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। और हम भी उम्मीद यही करते हैं और उनको भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं कि वो जनता की लड़ाई लगातार लड़ते रहे। तो सर आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।